तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आज के क्लास में। और आज हम लोग पढ़ेंगे अंकगणित के बारे में। अंकगणित से संबंधित बहुत सारे एपिसोड्स इस चैनल पर पहले भी आ चुके हैं। आशा है आप लोगों ने वो एपिसोड्स देखे होंगे, और अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। साथ ही इस चैनल पर आपको मानसिक योग्यता परीक्षण संबंधी 60 से अधिक एपिसोड्स अभी फ़िलहाल मिल जाएंगे, और लगातार एपिसोड्स आ रहे हैं, और बहुत जल्दी भाषा परीक्षण संबंधी एपिसोड्स भी इस चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। तो इस तरीके से तीनों ही विषयों की अच्छी तैयारी एक ही जगह एक ही चैनल पर आप कर सकते हैं। तो आग्रह है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इफ वन रेक्टेंगल इज फॉर्म्ड बाय 100 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर देन व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यानी कि आपके पास 100 सेंटीमीटर एक लंबी तार है और उसके द्वारा आपको एक रेक्टेंगल बनाना है। जब आपने रेक्टेंगल बना लिया तो बताइए उस रेक्टेंगल की सर्वाधिक एरिया, यानी कि वो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला आप कौन सा रेक्टेंगल बना सकते हैं। यानी कि आपको इस तरह से रेक्टेंगल बनाना है जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक हो, और तार की लंबाई क्या है आपके पास, सिर्फ 100 सेंटीमीटर लंबी तार। और आपके ये रहे उत्तर विकल्प। जो आप अधिकतम क्षेत्रफल वाला आयत इस तार से बना सकते हैं वो है 100 वर्ग सेंटीमीटर, 400 वर्ग सेंटीमीटर, 620 वर्ग सेंटीमीटर या 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। ये 4 विकल्प हैं। अब आपको उत्तर तलाशने हैं। अब चलिए, आयत के बारे में आपको पता है कि इसके आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। 4 भुजाएं होती हैं, 2-2 भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसीलिए इसकी परिमिति, यानी कि इसका जो पेरीमीटर होता है उसके लिए एक सूत्र है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब हम मान लेते हैं कि इसकी चौड़ाई x है और लंबाई y है। तो इस आयत का परिमाप या इसकी परिमिति क्या होगी, 2 गुने x जोड़ y। और परिमिति कितनी हो सकती है। अब जब आपके पास 100 सेंटीमीटर लंबी तार है तो परिमिति क्या हो सकती है, 100 सेंटीमीटर। यानी कि 2 गुने x जोड़ y बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो x जोड़ y यानी x प्लस y क्या होगा, 100/2 यानी कि 50 सेंटीमीटर। यानी उस आयत के लंबाई और चौड़ाई का कुल योग 50 सेंटीमीटर होगा। अब एक चीज मैं आपसे पूछता हूं कि 50 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे, कुछ लंबाई को हम लंबाई में रखेंगे, कुछ को हम चौड़ाई में रखे होंगे, और ऐसे रखेंगे कि दोनों का योग 50 हो। यही है ना। तो अगर हम मान लेते हैं कि 49 सेंटीमीटर हमने लंबा रखा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा रखा, दोनों को जोड़ा तो क्या हो गया, 50। ये भी सही है, लेकिन अब दोनों को गुना करिए। चूंकि आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई निकालते हैं। तो अगर दोनों को हम गुना करेंगे तो क्या होगा, 49 गुने 1 बराबर 49 वर्ग सेंटीमीटर। ये उसका न्यूनतम क्षेत्रफल होगा। अब चलिए दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि हम लंबाई को 48 रखें और चौड़ाई को 2 रख लेते हैं, फिर दोनों का योग 50 होगा। लेकिन अब क्षेत्रफल बदल जाएगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 48 गुने 2 यानी 96 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम फिर तीसरा कंडीशन लेते हैं। चलिए, हमने क्या करा, 47 सेंटीमीटर लंबा रखा और 3 सेंटीमीटर चौड़ा रखा, फिर दोनों भुजाओं का योग 50। लेकिन क्षेत्रफल फिर बदल जाएगा, 47 गुने 3, अब ये कितना हो जाएगा, 40 गुने 3 बराबर 120 और 7 गुने 3 बराबर 21, और दोनों को जोड़ेंगे तो 141 वर्ग सेंटीमीटर। यानी हम क्या देखते हैं कि लंबाई और चौड़ाई के अनुपात के बदलने से आयत का क्षेत्रफल बदलता जाता है, और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं ये बढ़ता ही चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में सबसे अधिक कब होगा क्षेत्रफल, जब हम 25 गुने 25 करेंगे, दोनों का योग कितना हो जाएगा, 50। यानी कि 25 सेंटीमीटर लंबाई और 25 सेंटीमीटर चौड़ाई,
हम अगर रखें तो ये शर्त तो पूरी हो जाती है ना कि दोनों का योग 50 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो हो गई पूरी। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 25 गुने 25 बराबर 625 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि इस आयत का अधिकतम चौड़ाई कितना, ये क्षेत्रफल कितना हो सकता है 625। लेकिन अब आप गौर करिए, जब आप कह रहे हैं 25 गुने 25 और इससे आपको अधिकतम क्षेत्रफल प्राप्त होता है, तो आप क्या कह रहे हैं आपको पता है, आपने आयत की परिभाषा को ही बदल दिया। क्यों? आपने लंबाई और चौड़ाई को बराबर कर दिया, और जैसे ही आप बराबर करेंगे तो आयत वो नहीं रह जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वर्ग। और आपको बनाना क्या था, आयत। यानी कि आप 25-25 लंबाई चौड़ाई, दोनों की लंबाई और चौड़ाई 25 और 25 सेंटीमीटर नहीं ले सकते, एक को कम करना होगा। यानी कि हमें क्या करना होगा, चौड़ाई को 1 सेंटीमीटर कम कर लेते हैं, लंबाई को बढ़ा देते हैं, यानी कि 25 और 25 के ठीक नीचे आते हैं, 26-24 कर लेते हैं। आप देखिए योग फिर भी क्या होगा, 50। तो वही हमने किया यहां पर। जब हमने 25 गुने 25 किया तो हमें सबसे अधिक क्षेत्रफल तो प्राप्त हुआ, लेकिन हमने आयत ही बदल दिया, उसको वर्ग बना दिया। तो अब हम क्या करते हैं, 26 गुने 24 करते हैं, यानी 26 सेंटीमीटर लंबा और 24 सेंटीमीटर चौड़ा। फिर भी दोनों का योग हमारा वो शर्त जो है 50 सेंटीमीटर वाला, यानी कि x + y = 50, ये पूरा हो जा रहा है। अब हम दोनों को गुना करके क्षेत्रफल निकालते हैं। ये रही लंबाई, ये रही चौड़ाई, दोनों को गुना किया तो आया 624 वर्ग सेंटीमीटर। यानी क्या हुआ, 100 सेंटीमीटर लंबी तार से हम अधिकतम क्षेत्रफल वाला जो आयत बना सकते हैं, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 624 वर्ग सेंटीमीटर। चलते हैं अपने विकल्प की ओर। अब ये देखिए 100 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पर है, नहीं होगा आपका उत्तर। 400 है, ये भी नहीं होगा। 10,000, ये तो हो ही नहीं सकता। हमको चाहिए 624 और उत्तर विकल्प में कहीं 624 है ही नहीं। तो हमारा सबसे नजदीकी विकल्प क्या है, 620। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, 620 का चुनाव करेंगे, जो हमारा सबसे नजदीकी उत्तर विकल्प है, और इसीलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सी। समझ रहे हैं दोस्तों? अगर कोई परेशानी हो किसी भी तरह की, समझने में आप नहीं समझ पा रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपके उस प्रश्न का जवाब दे सकूं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अरुण फॉर्म्स 1 cuboid by 61 सेंटीमीटर साइड क्यूब। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड। अरुण नाम का एक बंदा है, एक व्यक्ति है, जो 1 सेंटीमीटर भुजा वाली 60 घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाता है। आप घन और घनाभ में अंतर तो जानते हैं, घन के सारी भुजाओं की लंबाई समान होती है, जबकि घनाभ में ऐसा नहीं होता है ना। आयतन उसका भी L × B × H है और इसका भी L × B × H है, लेकिन चूंकि इसका B और H L के बराबर ही होता है, इसीलिए घन का आयतन क्या होता है, L3, यानी भुजा का क्यूब। ठीक है, अब चलिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाली 60 घनों को जोड़कर अरुण ने क्या किया, एक घनाभ बनाया। ये रहा एक घन। अब एक घन का आयतन क्या होगा, आपको अभी बताया L3, यानी कि भुजा का क्यूब, यानी कि उसके भुजा की लंबाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो आयतन क्या हो जाएगा, 1 × 1 × 1, और तीनों में सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब यानी घन सेंटीमीटर। तो ऐसे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन का आयतन कितना होगा, 1 घन सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसे 60 घनों का, 60 क्यूब्स का वॉल्यूम या आयतन कितना होगा, तो 60 गुने 1 घन सेंटीमीटर। अब जब हम इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, 60 घन सेंटीमीटर। अब एक चीज बताइए आप, 5 लीटर दूध को आप बाल्टी में रखें या किसी बड़े तसले में, दूध तो 5 लीटर ही होगा। अब आप इन घनों को जोड़कर घनाभ बना लें, या आयत बना लें, या वर्ग बना लें, कुछ भी बना लें, जो आकृति बनेगी
उसका भी आयतन इस 60 घन के बराबर ही होगा, यानी कि उस क्यूबॉइड का या उस घनाभ का आयतन कितना होगा, 60 घनों के आयतन के बराबर। और 60 घन का आयतन कितना हमने निकाला है, 60 घन सेंटीमीटर। तो हमारा उत्तर क्या कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए 60C यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन इसमें ये देखिए यहाँ पर लिखना चाहिए था इसको कि 60 क्यूबिक सेंटीमीटर, जैसे यहाँ CCM है, यही है भी, शायद ये प्रश्न का हिस्सा यहाँ पर कटा हुआ है। तो आपका उत्तर क्या है, B 60 घन सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। ये रहा आपका अगला प्रश्न। इफ F rotates 3 times in clockwise direction at 45 degree angle, then which figure will be formed? अब ये देखिए, इंग्लिश अल्फाबेट अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है, आप भी जानते हैं, F। और कहता है कि जब F जब अपने नॉर्मल पोजीशन में, यानी कि जैसे आप लिखते हैं F को खड़ी पोजीशन में, वहां से 3 बार F को 45 डिग्री और 45 डिग्री पर क्या हुआ, घुमा दिया गया। किधर की ओर, क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के चाल की दिशा में। घड़ी कैसे चलती है, बाएं से दाईं ओर। आपने दीवार घड़ी में सुइयों को चलते देखा होगा, कैसे चलती है वो सुइयां, बाईं ओर से दाईं ओर। तो अगर हम घड़ी की दिशा में उस F को 3 बार 45 डिग्री से घुमा दें, तो बताइए इनमें से कौन सी आकृति प्राप्त होगी। ये F की 4 स्थितियां या आकृतियां दी गई हैं। ठीक है, अब चलिए हम करके ही देख लेते हैं। ये देखिए, हमने कार्डिनल्स दिशाओं का बना दिया, ठीक है, और फिर उसके यहाँ पर अलग अलग एंगल्स बना दिए। अब जब हमने दो भुजाएं एक दूसरे के लंबवत खींची तो कितना का कोण बना, 90 डिग्री, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। अब फिर उसके हमने समद्विभाजक खींच दिए इधर से और इधर से। अब यहाँ जितने कोण बन रहे हैं वो सारे क्या है, 45 डिग्री। 90 डिग्री को 2 हिस्से में बांटेंगे तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 45 डिग्री का। यानी कि यहाँ 45 डिग्री के सारे कोण आपको, ये देखिए 8 कोण बने हुए हैं, 8 को गुणा करिए तो 360 हो ही जाता है, और ये वृत्त के कोण के बराबर होता है। तो इसलिए हर कोण यहाँ पर क्या है, 45 डिग्री। अब मानते हैं कि F जहां मेरी उंगली है उस रेखा पर खड़ा था। अब पहली बार जब हमने इसको ऐसे, ये F यहाँ पर खड़ा था, पहली बार 45 डिग्री से घुमाया तो F कैसा दिखेगा, ऐसा, है ना। ये रहा, हमने घुमाया तो यहाँ, और इसका इमेज हमने यहाँ बना दिया कि ऐसा दिख रहा है। दूसरी बार घुमाया तो F यहाँ आ गया और इमेज कैसा बना, ऐसा, ये दूसरा पोजीशन है। तीसरी बार यहाँ से फिर 45 डिग्री से क्लॉकवाइज हम घुमा रहे, बाएं से दाईं ओर, ठीक है। अब तीसरी बार जब घुमाया तो F कैसा बन गया, ऐसा दिखेगा हमें तीसरी बार में। अब बताइए, ऐसा हमने यहाँ सीधे उठा के इस पर रख दिया, आ गया ना इस पे, यानी कि इसको ओवरलैप कर गया, यानी कि F कैसा दिखेगा, ऐसा। ये आपके किस विकल्प में है, डी में। तो आपका उत्तर क्या हुआ, डी। कितना हल्का है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले। रहा आपका अगला प्रश्न। A person borrows ₹20,000 for the maintenance of house which he has to return in 2 years at the 10% annual interest. The amount which is returned after 2 years with the interest by him is। एक बंदा है जिसने अपने घर के रखरखाव या मरम्मत के लिए किसी से 20,000 रुपये क्या लिया, उधार लिया। और किस कंडीशन में लिया, किस शर्त पर लिया कि भैया मैं आपको बदले में 10% का ब्याज दूंगा सालाना, और 2 साल के बाद आपके पैसे लौटाऊंगा। यानी कि एक बंदा है जिसने 20,000 रुपये का कर्ज या उधार लिया 2 साल के लिए, और ब्याज की दर क्या रखी थी, 10%। तो बताओ 2 साल के बाद उस बंदे को जिससे उसने पैसा लिया उसे कितना पैसा लौटाना पड़ेगा। और ये 4 विकल्प आपको दिए गए, 21,000, 24,000, 22,000 या सिर्फ 4,000 रुपये। अब आपको पता है जो पैसा लिया वो क्या है, प्रिंसिपल या मूलधन, वो है 20,000। ब्याज की दर या आर क्या है, 10%, और समय या टी क्या है, 2 वर्ष। अब आपको पता है अमाउंट या मिश्रधन बराबर क्या होता है, पी जोड़ा है, यानी मूलधन जोड़ ब्याज। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन जोड़ ब्याज। और ब्याज बराबर क्या होता है, आपने सूत्र पढ़ा होगा, PRT बट्टे 100, यानी कि मूलधन गुने दर गुने समय बट्टे 100।
अब यहां पर इस प्रश्न में मूलधन कितना है 20,000, तो हमने लिख दिया 20,000 गुने आर मतलब दर, तो दर कितना हो गया 10% हमने लिख दिया, गुने समय यानी टी कितना है 2 वर्ष हमने लिख दिया, तो हो गया PRT मूलधन गुने दर गुने समय हो गया। और बट्टे में हमने क्या किया 100 डाल दिया। अब नीचे का 2 जीरो ऊपर के इन 2 जीरो से कैंसिल हो गया, ऊपर में क्या बच गया आपको 2000 गुने 2 लिख दिया हमने, 2000 गुने 2 बराबर 4000, यानी कि 20,000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष में ब्याज की राशि हुई 4000। अब जब ब्याज 4000 है और मूलधन 20,000 है तो मिश्र धन कितना होगा जो कि उसे लौटाना है जिससे उसने पैसा लिया, तो मिश्र धन बराबर यानी कि अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा 20,000 जोड़ 4000 बराबर 24,000, यानी कि उसे 24,000 रुपये लौटाने हैं 2 वर्ष के बाद। अब बताइए आपके उत्तर विकल्प में कहां पर है, यहां पर है, तो इसीलिए आपका उत्तर क्या हुआ सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला और आज का अंतिम प्रश्न। The books available on different subjects in the school library are shown by the pictograph as follows। यहाँ पर सब्जेक्ट्स दिए गए हैं और यहाँ पे बुक्स की संख्या दी गई है, लेकिन इस संख्या में क्या है कि इसको पिक्टोग्राफ द्वारा यानी चित्र द्वारा दिखाया गया है, यानी कि ऐसे एक आयत के चित्र का मान 10 किताब के बराबर है। कह रहा है कि एक लाइब्रेरी में विभिन्न विषयों के पुस्तकों की जो संख्या है उसे इसमें दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ गणित के पुस्तक की संख्या क्या है इतने ब्लॉक्स, अब इसमें एक ब्लॉक बराबर 10 किताबें होंगी। साइंस के कितने हैं इतने ब्लॉक्स, हिंदी के इतने, और इसी तरीके से सभी विषयों के किताबों की संख्या इस ब्लॉक के माध्यम से दिखाया गया है, जिसमें से हर एक ब्लॉक का मान कितना है 10 किताब के बराबर। तो बताओ लाइब्रेरी में हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर विद मोर देन 50 बुक्स, यानी कि इसमें से कितने ऐसे विषय हैं जिसके 50 से अधिक किताब लाइब्रेरी में हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले आते हैं गणित में, एम से मैथमेटिक्स, तो हमने लिख लिया एम। अब इसमें ब्लॉक्स की संख्या गिनिए कितने हैं 7, और एक ब्लॉक का मान कितना है 10, यानी 10 किताब के बराबर है, और 7 ब्लॉक है तो हो गया क्या 7 गुने 10 बराबर 70, यानी गणित के कितने किताब है लाइब्रेरी में 70। इसी तरह से साइंस को हमने लिख दिया एस। अब ये देखिए साइंस में कितने हैं 1 2 3 3 3 6 6 2 8, और एक ब्लॉक कितने के बराबर है 10 के, तो 8 गुने 10 बराबर 80, अर्थात उस लाइब्रेरी में विज्ञान के या साइंस के कितनी किताबें हैं 80। अब आते हैं हिंदी में 4 हैं तो 4 गुने 40, 4 गुने 10 बराबर 40। अब आते हैं अंग्रेजी में 3 3 6 3 9, यानी अंग्रेजी में 9 ब्लॉक्स हुए और एक ब्लॉक 10 किताब के बराबर है, तो लिख लिया 9 गुने 10 बराबर 90। अब आते हैं इतिहास या हिस्ट्री, तो इसके 2 ब्लॉक्स हैं और एक ब्लॉक 10 के बराबर है, तो हमने लिख लिया 2 गुने 10 बराबर 20, यानी कि गणित के 70, साइंस के यानी विज्ञान के 80, यहाँ पर हिंदी के कितने हो गए 40, अंग्रेजी के 50 और इतिहास के 20 किताबें। अब हमारा प्रश्न कहता है कि कौन से विषय में किताबों की संख्या 50 से अधिक है। बताओ 50 से अधिक वाली संख्या इसमें कौन कौन सी दिखती है। एक तो ये है यानी कि इंग्लिश एक हो गया, दूसरा विज्ञान हो गया और तीसरा गणित हो गया, यानी कि 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं MSE मैथमेटिक्स साइंस एंड इंग्लिश, गणित विज्ञान एवं अंग्रेजी। यानी कि आपका उत्तर विकल्प कहाँ पर उपलब्ध है यहाँ पर, यानी आपका उत्तर हुआ क्या बी। ठीक है दोस्तों, आशा है कि मैंने पूरी कोशिश की सरलतम भाषा में आपको आपकी अपनी भाषा में समझाने की, और आशा है आपने समझा होगा। अगर आपको लगता है कि मैं आपको आपकी भाषा में सरल से सरल तरीके से समझा पा रहा हूँ, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ साथ पढ़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में।